जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जनगणना 2027 रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं क्योंकि जनगणना का ये जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी को आप नोट करते जाइएगा। और इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसके लिए कब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जून 2025। ठीक है, तो 16 जून 2025 को भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया जनगणना 2027 के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो दोस्तों जो 2027 में जनगणना हो रही है तो ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, यानी 16वें नंबर की ये जनगणना है भारत की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जनगणना 2027 कौन सी जनगणना होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं जनगणना। तो देखिए कुल मिलाकर के ये भारत की 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भी भारत की जनगणना होती रही है, तो स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं है। और अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो ये भारत की 16वीं जनगणना है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा मृत्युंजय कुमार नारायण। तो दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। इन्हीं की देखरेख में ये जनगणना 2027 आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण का आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। तो इसका जो पहला चरण है ये कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में जनगणना 2027 का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए क्या नई सुविधा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। तो जो पहला चरण हो रहा है जनगणना 2027 का, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर लोग अपनी जानकारी स्वयं भी भर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्वगणना पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो देखिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए, तो इसमें जो पोर्टल है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो ये 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कितनी भाषाओं में दोस्तों? 16 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या कार्य किया जाएगा? आंसर हो जाएगा घर सूचीकरण और आवास डेटा संग्रह। यानी कि इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग डेटा कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें घर की जानकारी, घर में आपके क्या क्या है, इसकी जानकारी कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो जनगणना 2027 का जो पहला चरण है इसमें घर सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग डेटा कलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच में पहला चरण आयोजित किया जाएगा और यह चरण प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? तो ये फरवरी 2027 से शुरू होगा। ठीक है, और जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है ये सबसे मुख्य चरण है क्योंकि इसमें जनसंख्या की गिनती की जानी है कि आपके घर में कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। तो फरवरी 2027 से दूसरा चरण शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, यानी कि जो बर्फीले इलाके हैं, यहाँ पर जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है
ये सितंबर 2026 में ही शुरू हो जाएगा। बाकी राज्यों में ये फरवरी 2027 में शुरू होगा, लेकिन जो बर्फीले इलाके हैं यहाँ पर सितंबर 2026 में जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में क्या किया जाएगा? तो इसमें जनसंख्या की गिनती की जाएगी, ठीक है, यानी पॉपुलेशन काउंटिंग की जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 भारत की किस प्रकार की पहली जनगणना होगी? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जनगणना 2027 है ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कागजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसमें मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपकी जानकारी को कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 2027 में क्या शामिल किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जाति आधारित गिनती, यानी कि जनगणना 2027 में जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी, और ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब जाति आधारित गिनती भी की जानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अंतिम बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी ये 1931 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक, जो कि ओडिशा राज्य के एक रेत कलाकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का आदर्श वाक्य क्या है? यानी जनगणना 2027 का स्लोगन क्या है? तो जनगणना से जन कल्याण, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के संचालन के लिए कौन से नियम लागू होते हैं? तो जनगणना का जो संचालन होता है उसके लिए कौन से रूल लागू होते हैं? तो जनगणना नियम 1990 के जो रूल हैं वो लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो भारत में जो जनगणना कराई जाती है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, यानी भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन थे, अब हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ कराई गई थी? तो स्वीडन के द्वारा कराई गई थी 1749 में। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में शुरू हुई थी 1790 में, यानी दशकीय जनगणना का मतलब हर 10 साल में जनगणना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? अमेरिका में 1790 से। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में दशकीय जनगणना का जो प्रारंभ है ये लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुआ था। दशकीय जनगणना मतलब 10 साल में जनगणना। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ सूची है, उसकी प्रविष्ट संख्या 69 पर सूचीबद्ध है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। तो भारत में जनगणना भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो संघ सूची है उसके प्रविष्ट संख्या 69 पर सूचीबद्ध है। अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ये अभी हम बता चुके हैं। भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। अब हम जनगणना 2011 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में 1.21 अरब लोग हैं। 2001 से 2011 तक
भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो 17.64% हुई थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5%। भारत की साक्षरता दर कितनी थी जनगणना 2011 के अनुसार? 74.04%। लिंगानुपात कितना था? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। महिला साक्षरता कितनी थी? 65.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 833 मिलियन, यानी 68.84% भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 377 मिलियन, यानी 31.16% थी। जनसंख्या घनत्व था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश यानी टॉप केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है, फिर इसके बाद पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दादरा और नगर हवेली। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य यानी जहां पर सबसे कम जनसंख्या है तो उसमें सिक्किम है, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। और टॉप 5 साक्षर राज्य कौन है जनगणना 2011 के अनुसार? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता थी 94%, फिर लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप राज्य कौन कौन है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? वो है केरल का, 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में 879, फिर जम्मू कश्मीर में था, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुदुचेरी में, फिर दमन और द्वीप में, फिर लक्षद्वीप में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? तो उसमें बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम आबादी वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप और फिर है दोस्तों लक्षद्वीप। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से टॉप 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे दोस्तों जनगणना 2027 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लुसेंट का कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक को भी प्राप्त कर लें। और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का जो पैकेज है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स के जो टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। देखिए मई 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो ये ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और दोस्तों जो ईयरली करेंट अफेयर्स और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको वहीं पर मिलेंगी
ऐप पर, ई बुक वाले सेक्शन पर, तो इसको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आप जा करके जीके जीएस की ये सारी ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप सभी टेस्ट दे सकते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, तो इसको भी जा करके प्राप्त कर लीजिए।